हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आज हम क्लास 12th की आपका जो होम साइंस है उसके हमने अपने सभी जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं हम एमसीक्यूज़ उनके। तो उसकी वीडियो की आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब से हमारा रिवीजन टाइम स्टार्ट हो गया है, मींस हम एक ही वीडियो में, आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको चैप्टर 1, 2 एंड 3 के एमसीक्यूज़ कराऊंगी, वो भी हिंदी में। एक ही वीडियो यानी कि वन शॉट वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। पहले मैं सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ चैप्टर 1 की अलग से एमसीक्यू की, चैप्टर 2 की अलग से और चैप्टर 3 की अलग से। अब मैं जो तीनों चैप्टर है उनके एमसीक्यूज़ इस वीडियो में कराऊंगी। तो आप सभी ने अभी तक आई होप अच्छे से बिल्कुल अपनी जो प्रेपरेशन है वो कर चुके होंगे। अब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर जल्दी जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में देते जाना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी वैसे आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर दीजिए। तो अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जो पहले के एमसीक्यू मैंने आपको वीडियो में कराए हैं वही सेम होंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। यहाँ पे आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं नए यानी कि न्यू लेकर आई हूँ तीनों चैप्टर्स के एक वीडियो में। तो ये आपको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने भी अपनी रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो अब से मेरे साथ स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से हमारी कौन सी क्लास है, रिवीजन क्लास है हमारी यहाँ पे, और इसमें हम चैप्टर 1, 2 एंड 3 के एमसीक्यूज़ करेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। तो जल्दी से फटाफट से अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास आ चुके हैं अपने एमसीक्यूज़। तो आपको मैं यहाँ पे ये नहीं बता रही हूँ कि कौन से चैप्टर के एमसीक्यू है, मीन्स मतलब कि यहाँ पे देखिए मैंने एमसीक्यू दे दिए, तो मैं ये नहीं बता रही कि यहाँ पे ये इस चैप्टर का है और ये इस चैप्टर का है। ये आपको खुद से पता करना, ये आपको क्वेश्चन जो है वो पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, और अगर नहीं चलेगा तो मैं बता दूंगी। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कारण निष्पादन एवं डैश में सीधा संबंध है। तो कारण निष्पादन और डैश में सीधा संबंध है, किसका होगा, डैश में क्या चीज़ आनी चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए है यथार्थता, बी है पूर्णता, सी है लागत एवं गति एंड डी है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से मुझे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि निष्पादन, यथार्थता, पूर्णता और लागत एवं गति में सीधा संबंध है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर देंगे यहाँ से। अब आपको ये जो क्वेश्चन है पढ़ के पता चल चुका होगा कि किस चैप्टर से रिलेट करता है। मैं बता देती हूँ, ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसका नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जिन बच्चों ने भी ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट किया है उनके लिए उन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, उनके लिए स्टार मेरी तरफ से। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है डैश द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा कर्मचारियों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, ये बात हमें बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है कड़ाई से नियमों का पालन, दूसरा है कठिन अनुशासन, तीसरा है उचित प्रशिक्षण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सर्व शिक्षा अभियान यानी कि SSA के अंतर्गत डैश शिक्षित किया जाता है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किससे रिलेटेड है, ये उस योजना से रिलेट करता है जिसमें जो लड़कियां अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुकी हैं या फिर कहीं दूर होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती हैं, उनके लिए जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये खोला गया था। और इसमें शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है, किन को शिक्षित किया जाता था ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, पहला है सभी बच्चों को, दूसरा है प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाली बालिकाओं को, तीसरा है सभी बच्चों एवं बुजुर्गों को, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बच्चों और बुजुर्गों का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों गलत है तो डी भी गलत हो जाएगा, उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिकूल परिस्थिति में रहने वाली बालिकाओं को यहाँ पर शिक्षित किया जाता था, जैसा कि मैंने आपको बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 हमारे सामने। प्रत्येक समाज में डैश तय करती है कि विभिन्न जेंडर के लोग कैसा व्यवहार करेंगे। अब हर एक जो समाज है उसमें क्या चीज़ तय करती है कि जो जेंडर हैं, विभिन्न प्रकार के जो जेंडर हैं वो कैसा व्यवहार करेंगे। पहला ऑप्शन है आर्थिक स्तर, दूसरा है राष्ट्रीय कानून, तीसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रथाएं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। जिन्होंने भी सी को करेक्ट किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किसी भी समाज में क्या चीज़ तय करती है, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती हैं कि वहाँ के जो जेंडर हैं विभिन्न प्रकार के वो कैसा व्यवहार करेंगे। 5वां प्रश्न है फल, सब्जियां, दालें, गेहूं आदि को डैश फसलें कहते हैं। तो जो फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं और गेहूं हैं उनको कौन सी फसलों का नाम दिया जाता है बताइए जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने। पहला है मौसमी, दूसरा है नगदी, तीसरा है ग्रामीण और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगदी। इनको नगदी फसलें कहा जाता है। यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए जैसे कि फल, सब्जियां, दालें या गेहूं आदि। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नगदी फसल का कोई एक उदाहरण बताइए। एमसीक्यू में आपको कुछ दे देंगे, एक उदाहरण दे देंगे इसका और बाकी सब गलत ऑप्शंस दे देंगे, तभी भी आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, बुनाई एक प्रमुख डैश उद्योग है। तो बुनाई एक प्रमुख डैश उद्योग है, क्या कौन सा उद्योग है बताइए जल्दी से। ऑप्शन है पारंपरिक, दूसरा है कुटीर, तीसरा है सार्वजनिक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुटीर। जो बुनाई है वो कौन सा उद्योग है, एक कुटीर उद्योग है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे जो 6 क्वेश्चंस हुए हैं यहाँ से टोटल। ये कौन से चैप्टर के हैं, चैप्टर नंबर 1 के। आई होप अभी तक सभी को पता चल चुका होगा कि चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज थे। अब हम बात करते हैं अपने आगे के चैप्टर्स के एमसीक्यूज के बारे में। देखते हैं वो कौन से चैप्टर के होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि सीरियल वाइज होंगे, मतलब कि पहले चैप्टर 1, 2 और 3, ऐसा नहीं होगा। अलग चैप्टर से भी हो सकते हैं, यानी कि आगे पीछे करके भी मैं दे सकती हूँ। देखिए अब हमारे सामने आगे के एमसीक्यूज आ गए हैं। इनमें मैंने दोबारा से 1, 2, 3 ही डाल दिया है, काउंटिंग कॉन्टिन्यूसली नहीं डाला है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। और अब पढ़ते हैं पहला प्रश्न। थायराइड ग्रंथ की क्रिया डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो थायराइड है उसकी जो क्रिया है वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस है आप सभी के सामने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ये क्या है, TSH। TSH इसके शॉर्ट फॉर्म में, और फुल फॉर्म क्या होगी, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट होगा। थायराइड ग्रंथ है उसकी क्रिया को कौन सा हार्मोन रोकता है, वो रोकता है TSH, नियंत्रित करता है, कंट्रोल में लाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, शरीर में जल ज्वाम की स्थिति के कारण आने वाली सूजन को डैश कहते हैं। अब ये दोनों ही प्रश्न कौन से चैप्टर के थे, चैप्टर नंबर 3 के। यहाँ से चेंज हो गया ना, आप सोच रहे होंगे कि 2 का आएगा, लेकिन ये तीसरे चैप्टर के प्रश्न है ये आपके। और तीसरा चैप्टर का नाम हमारा क्या है, जन पोषण और स्वास्थ्य। तो तीसरा प्रश्न देख लीजिए, शरीर में आयोडीन दूसरा देखिए, पहले मैंने दूसरा नहीं कराया। तो हमने पढ़ा था कि जो शरीर में जल ज्वाम की स्थिति के कारण आने वाली सूजन को डैश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो जल ज्वाम के कारण सूजन आ जाती है उसको हम बोलते हैं, बताइए जल्दी से। पहला ऑप्शन है मरासमस, दूसरा है ओडिमा, तीसरा है क्वाशियोकोर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाशियोकोर। ठीक है, क्वाशियोकोर को हम क्या बोलते हैं, जिस टाइम पे जो जल ज्वाम की स्थिति के कारण सूजन आ जाती है उसको हम क्वाशियोकोर कहते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, शरीर में आयोडीन की कमी से, पहला दिया यहाँ पे बांझपन, दूसरा है बोनापन, तीसरा है रक्तहीनता और चौथा है गलगड़ हो सकता है। सही मिलान का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे हमें 4 तो ये दे दिए, इनमें से हमें देखना है कि आयोडीन की कमी से रोग जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं चारों में से। क्या ये चारों ठीक बताए गए हैं,
नीचे ऑप्शन है, देखिए नीचे ऑप्शन आपको दिया गया है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सी है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, और डी है उपरोक्त सभी। तो डी तो कट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए जो बांझपन है वो आयोडीन की कमी से हो सकता है, बोनापन भी हो सकता है। रक्तहीनता ये नहीं होता है आयोडीन की कमी से, ये होता है किसकी कमी से, लोह तत्व की कमी से रक्तहीनता हो जाती है। और जो हमारा फोर्थ है गलगड़, गलगड़ आयोडीन की कमी से हो सकता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग। इसीलिए कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब देखिए चौथा प्रश्न है, नमक एवं आयोडीन का मिश्रण डैश कहलाता है। तो नमक और आयोडीन का मिश्रण क्या कहलाता है, पहला है आहार वितरण, दूसरा है आहार फोर्टिफिकेशन, तीसरा है आहार परिवर्तन, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आहार फोर्टिफिकेशन। जो नमक और आयोडीन है उसके मिश्रण को हम क्या बोलते हैं, आहार फोर्टिफिकेशन। पांचवा प्रश्न है, किसी भी देश के नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषक स्तर डैश को सीधे प्रभावित करता है। तो अब किसी भी देश का जो नागरिक है, अगर उसका जो पोषक तत्व है वो अच्छा है या बुरा है, वो किस चीज़ को प्रभावित करेगा सीधे। ऑप्शन दिया गया है देश की अर्थव्यवस्था को, दूसरा है देश की प्रगति को, तीसरा देश की उत्पादकता को, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट भी हो जाएगा, बी यानी कि सेकंड भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, और अगर ये तीनों ही हैं तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देश का जो नागरिक है अगर उसका पोषक स्तर अच्छा है बुरा है, वो सीधा किसको प्रभावित करेगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी करेगा, प्रगति को भी करेगा, और उत्पादकता को भी करेगा। तो ये आपके एमसीक्यूज थे टोटल 5, कौन से चैप्टर के, थर्ड चैप्टर के, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने लास्ट चैप्टर यानी कि सेकंड, नैदानिक पोषण और आहारी की वाले चैप्टर की तरफ, उसके एमसीक्यूज देख लेते हैं, फिर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ का निम्न में से के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जो हैं वो इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाने में, दूसरा है पोषणहीनता के कारण होने वाली विकारों को दूर करने में, तीसरा है उत्साहक पोषक कार्यक्रमों को बनाने में, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि जो नैदानिक पोषण विशेषज्ञ हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पोषणहीनता के कारण होने वाली विकारों को दूर करने में भी, और साथ ही साथ प्रोत्साहक पोषक कार्यक्रमों को बनाने में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिन्होंने भी आंसर नंबर डी को टिक किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, एक कुशल आहार विशेषज्ञ को निम्न में से कौशल की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो जो एक कुशल आहार विशेषज्ञ है उसको इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, किसकी आवश्यकता होती है, ये हमें बताना है। पहला है प्रभावशाली लेखन की, दूसरा है प्रभावी बातचीत की, तीसरा है प्रभावी चिंतन की, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी बातचीत की। जो कुशल आहार विशेषज्ञ है उनको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, प्रभावी बातचीत की। उनको आपस में बातचीत करनी अच्छे से आनी चाहिए, तभी जो है वो एक मरीज़ की अच्छे से परख कर सकते हैं कि उसको क्या बीमारी है और उसका इतिहास कैसा है, बीमारी रोग के बारे में, इन सभी बातों का। अब तीसरा प्रश्न है, रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा उपभोग पर डैश कारक का प्रभाव पड़ता है। तो जो रोगी के लिए आहार योजना बनाते समय भोजन की स्वीकार्यता तथा उपभोग पर डैश कारक का प्रभाव पड़ता है। तो किस कारक का प्रभाव पड़ता है, पहला है पोषक तनाव, दूसरा है रोग की तीव्रता, तीसरा है मानसिक तनाव, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उनके ऊपर पोषक तनाव भी होगा, रोग की तीव्रता भी होगी, और मानसिक तनाव भी होगा, ठीक है। फिर है चौथा प्रश्न, नैदानिक पोषकविद को पोषण विज्ञान के अतिरिक्त डैश का भी ज्ञान होना चाहिए।
तो नैदानिक पोषकविद को पोषण विज्ञान के अतिरिक्त किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? पहला ऑप्शन है महामारी विज्ञान का, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है समाजशास्त्र और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तीनों ही चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, महामारी विज्ञान का भी, मनोवैज्ञानिक का भी यानी कि मानसिक स्थिति के बारे में, और समाज शास्त्र का भी ज्ञान जो है नैदानिक पोषकविद को होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है यानी कि आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, किसी रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करते समय किसकी आवश्यकता होती है? तो किसी रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करते समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पहला है रोगी के चिकित्सीय इतिहास की, दूसरा है रोगी की मानव मिट्टी माप की, तीसरा है विभिन्न जांचों के लैब आंकड़ों की और चौथा है उपरोक्त सभी। तो तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी यहाँ पर। रोगी के चिकित्सीय इतिहास यानी कि उसकी हिस्ट्री की भी ज़रूरत होगी कि उसने किस किस से दवाई ली है पहले अपने पास्ट में, और उसका मानव मिट्टी माप की भी ज़रूरत होगी और उस जांच के जो लैब आंकड़े हैं उनकी भी ज़रूरत होगी, और इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन। यहाँ पे हमने टोटल कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं? टोटल हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तीनों चैप्टर के फर्स्ट के 6 किए हैं, सेकंड के 5 किए हैं, थर्ड के 5 किए हैं। तो अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि वो भी रिवीजन कर सकें अपनी, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी वीडियो लगी। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए। नाम किस नाम से है? यूनिक क्लासेस के नाम से है, ठीक है। आप सर्च कर सकते हैं या फिर आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं इसी तरीके की न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।